हेलो फ्रेंड्स। मार्केट में अभी काफ़ी वोलेटिलिटी है। क्वार्टर रिजल्ट्स का थोड़ा सा ख़राब होना तो एफआईआई को बहाना चाहिए था। थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट ख़राब होने से मार्केट को ज़्यादा ही करेक्ट कराया गया है। ऐसे में अगर कोई अच्छी स्टॉक थोड़ी गिर भी जाए तो हमें यहाँ पर रेशनली सोचना है। मार्केट में प्रॉफिट तब कमाया जाता है जब मार्केट ऊपर जाती है और इंडिविजुअल स्टॉक्स परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन हमें लॉस तब होती है जब हम इमोशनली फुल बनते हैं, ना कि मार्केट के गिरने से हमें लॉस होती है। क्योंकि मार्केट में अभी इतनी रैली आ चुकी है तो थोड़ी तो सांस लेगी ही। अभी हम सिर्फ और सिर्फ मेगा बुल रन के शुरुआत में हैं, इसलिए अच्छे स्टॉक को होल्ड करें। रेट ऑफ रिटर्न कभी भी हमारे हाथ में नहीं होती है। हाँ, लॉस ना हो ये हमारे हाथ में ज़्यादा होती है। मैंने साइकोलॉजिकल एनालिसिस के सीरीज में पहला वीडियो बनाया है, वाई एफ आई आई आर सेलिंग इन इंडियन मार्केट डिस्पाइट ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स। उस वीडियो को देखने से हमें सारी की बातें क्लियर हो जाएगी। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं। आज ग्लोबल मार्केट में सिंथेटिक लेदर का डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ने का मेन रीज़न है सिंथेटिक रबर का काफ़ी अच्छा ड्यूरेबिलिटी, वेरियस टेक्सचर एंड डिज़ाइन, और साथ में नेचुरल रबर का काफ़ी महंगा होना भी है। सिंथेटिक लेदर का फ्यूचरिस्टिक पोटेंशियल ग्रोथ देखें तो 2024 में ये 41 करोड़ से बढ़ के 2035 में 8800 करोड़ होगी। यानी 10 सालों में 7.2 CAGR से बढ़ के ये डिमांड डबल हो जाएगा। अगर एशियन पैसिफिक रीजन की बात करें तो सिंथेटिक लेदर का 45% मार्केट इसी रीजन में है, और पूरी दुनिया सिंथेटिक लेदर की इंडस्ट्री इसी रीजन में लगाना भी चाहती है, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ता और काफ़ी मात्रा में है। यहाँ पे लो लेबर कॉस्ट और यहीं पर मार्केट होने से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचने से ये जोन फ्यूचर के लिए काफ़ी इकोनॉमिकल साबित होगी। सिंथेटिक लेदर के ग्रोथ को सबसे ज़्यादा फुटवेयर इंडस्ट्री सपोर्ट करती नजर आ रही है। इमर्जिंग मार्केट जैसे चाइना, इंडिया, वियतनाम में फुटवेयर, सिंथेटिक बैग्स और गारमेंट्स का डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में इंडिया में सिंथेटिक लेदर की भारी डिमांड है और आगे बढ़ेगी भी। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए एक कंपनी पिछले कई दशकों से खुद को काफ़ी ग्रो कर रही है और आज ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स में इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है। इसके सिंथेटिक लेदर्स की डिमांड इतनी मजबूत है कि इसके क्लाइंट्स फुटवेयर सेगमेंट में रिलैक्सो, बाटा, पैरागॉन और लांसर जैसे नामी कंपनियां हैं। और वही ऑटोमोटिव सेक्टर्स में बात करें तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस और रॉयल इनफील्ड जैसे बड़ी कंपनियां हैं। तो आज हम फंडामेंटल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मयूर यूनिकोटर लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में एमयूएल कहते हैं, इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल ट्रेडिंग को हम तीन पार्ट्स में समझते हैं। पहला है बिजनेस एनालिसिस, दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस और तीसरा है चार्ट पैटर्न एनालिसिस। मैंने तीनों में डिटेल्स में सेपरेट वीडियो बनाई है, आप इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चूँकि वो मेरे शुरुआती वीडियोज़ हैं तो काफ़ी स्लो और डल है, लेकिन मैंने अपना कंटेंट काफ़ी बेहतरीन दिया है। आप उन सारे वीडियोज़ को 1.5x में देख सकते हैं। अब हम एम के बिजनेस को समझते हैं। एम इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स में सबसे बड़ी कंपनी है और ये 4 सेक्टर्स में अपना आर्टिफिशियल लेदर प्रोवाइड कराती है। पहला है ऑटोमोटिव, जिसमें बड़े बड़े कार और मोटरसाइकिल कंपनियों को सीट, स्टीयरिंग कवर इसी के लेदर से बनते हैं। इस सेगमेंट से ये 15% रेवेन्यू जनरेट करती है। दूसरा है फुटवेयर इंडस्ट्री, यहाँ से ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ है और इसकी जो टोटल रेवेन्यू आती है वो 31%। तीसरा है जनरल एक्सपोर्ट्स, जिसमें फर्निशिंग और गारमेंट्स आती है। इमर्जिंग मार्केट्स में आर्टिफिशियल लेदर के सोफा, जैकेट, बैग और सूटकेस, इसके डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और चौथा है OEM एक्सपोर्ट। जनरली आर्टिफिशियल लेदर्स दो तरह की होती है, पहला है PU कोटिंग और दूसरी है PVC कोटिंग। MUL जो शुरुआत में सिर्फ 0.25 मिलियन लीनियर लेंथ बनाती थी, आज उसे बढ़ा के 4.05 मिलियन लेंथ पर डे प्रोडक्शन कर रही है और ऐसी करने वाली पहली इंडियन कंपनी है। और इस प्रोडक्शन लाइन में इन्होंने एक पीवीसी कोटिंग लाइन को जोड़ा है और इसके जोड़ने से ही डोमेस्टिक ऑटोमोटिव सेक्टर में जो ग्रोथ आ रही है इसे ये कैटर कर पाएगी और इससे पीवीसी सेगमेंट में इसकी रेवेन्यू 54% तक जनरेट हो पाएगी। एमयूओ को इस साल ऑटोमोटिव सेक्टर में नए नए क्लाइंट्स भी मिले हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में मर्सिडीज बेंज। इसके लिए वहाँ इन्होंने MUL साउथ अफ्रीका नाम की सब्सिडी कंपनी भी खोली है। वॉक्स वैगन जो अपनी फैब्रिक जर्मनी से मंगाता था, अब वो सीधे सीधे यहाँ MUL से डायरेक्ट परचेज करेगी। इन सारी डिस्कशन से हमें यहाँ पता चलता है कि कंपनी की बिजनेस अच्छी है और मैनेजमेंट भी एग्रेसिव वे में बिजनेस को बढ़ा रही है और साथ ही इंटरनल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन भी कर रही है, जिसे हम पी रेशियो एनालिसिस में समझेंगे। साथ ही इंडिया में इस सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ है, तो हम कह सकते हैं कि इसके बिजनेस काफ़ी अच्छी है। आज जब मैंने इस कंपनी के बारे में एनालिसिस कर रहा हूँ और अगर स्टॉक यहाँ से 5 से 10% टूटता भी है तो ये कंपनी बेकार नहीं हो जाती है।
किसी भी शेयर के शॉर्ट टर्म की गिरावट या ऊपर जाने से कंपनी के फंडामेंटल से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसे हमें समझना जरूरी है। अब हम फंडामेंटल ट्रेडिंग के दूसरे पार्ट यानी फिनेंशियल एनालिसिस में आते हैं, और इसके लिए अब हम स्कैनर.इन में एमयूएल को ओपन करते हैं। अब हम फिनेंशियल एनालिसिस के पहले पार्ट फिनेंशियल रेशियो एंड मैट्रिक्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्केट कैप देखते हैं। तो ये कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है, यहाँ पे ये स्मॉल कैप है, लेकिन चूंकि ये इंडिया में काफ़ी बड़ी है तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। तो ये चूँकि काफ़ी छोटी कंपनी है तो इसमें ऑपरेटर का मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन इसके बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये कंपनी के शेयर प्राइस रिएक्ट कर भी जाते हैं ऑपरेटर के प्रेशर से, तो ये बाउंस बैक भी बहुत जल्दी करेगी। तो इसमें ये कंसर्न की बात ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, ये छोटी कंपनी है तो थोड़ी कंसर्न तो रहेगी ही, लेकिन इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पे दूसरे पार्ट में आते हैं, वो है स्टॉक का पी एनालिसिस। तो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस में एक सेपरेट डिटेल्स में वीडियो बनाया है। उसमें मैंने ये बताया है कि फंडामेंटल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, क्योंकि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी अलग होती है और ट्रेडिंग के लिए अलग होती है। ट्रेडिंग के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे आर एंड आर। कई सारे लोग इन चीज़ों को भी देखते हैं और इनसे वो मैनिपुलेट भी होते हैं। अगर आर एंड आर बहुत ज़्यादा भी हो तो भी कंपनी के शॉर्ट टर्म में ग्रोथ नहीं होगी, और इसे हमें समझना ज़रूरी है। वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी होती है। तो अब हम यहाँ पे स्टॉक के पी रेशियो में आते हैं। तो यहाँ स्टॉक का पी रेशियो है 21 और इसके जो इंडस्ट्री की पी है वो 63। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि इसकी जो इंडस्ट्री पी है, जो स्किनर.इन ने यहाँ पे लिखा है, वो है मेट्रो ब्रांड्स, रिलैक्सो, बाटा इंडिया और कैंपस। तो इनकी जो पी रेशियो है वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन मयूर यूनिकोटर की जो पी रेशियो अचानक से इतनी कम है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी पी रेशियो कम है। जो भी प्रोडक्ट्स जो फाइनल कस्टमर के साइड में होती है तो उसकी पी रेशियो ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होती है। इसे हम एक लेज कंपनी के साथ कंपेयर करके समझ सकते हैं। जब भी किसान आलू को एक बीज के मर्चेंट को बेचता है तो उसकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होती है, क्योंकि वो सप्लाई साइड का वो ये होता है, मर्चेंट होता है। और जो बीज का मर्चेंट होता है, जो किसान से आलू लेके लेज कंपनी को देती है, तो उसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होती है वो किसान से ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट मार्जिन होती है वो होती है लेज कंपनी बनाने वाले को। वो वहाँ से आलू खरीदती है, उसको वो प्रोडक्ट बनाती है, उसमें वैल्यू ऐड करती है और उसे बेचती है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगी वो लेज बनाने वाली कंपनी को होगी। तो उसी तरह यहाँ पे जो मयूर यूनिकोटर है ये सप्लाई साइड का ये कंपनी है, तो इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन होगी वो कम होगी। लेकिन जो फाइनल कस्टमर के साइड के जो भी कंपनियां होंगी जो उन्हें प्रोडक्ट्स बेचेंगी, तो उनका जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होगा वो ज़्यादा होगा। और इसी वजह से ग्रोइंग स्टॉक के लिए जिसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होती है उसका पी रेशियो ज़्यादा है। और इसी चीज़ को देखते हुए मयूर यूनिकोटर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जो सप्लाई साइड की कंपनी है, जो मयूर यूनिकोटर की सप्लाई साइड कंपनी है, उनको एक्वायर कर रही है, ताकि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसमें वो थोड़ी सी बचत कर सके। और ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, जिससे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकती है। और अगर ये दोनों करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और फिर इसके पी रेशियो में भी री रेटिंग होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके शेयर प्राइस में चेंजेज आएगी, जो कि मुझे लगता है अपसाइड ज़्यादा होगी। तो अब हम फाइनेंशियल रेशियो एंड मैट्रिक्स में तीन चीज़ों को देखें। तो तीन चीज़ों में हम सॉरी, मैंने तो डेप्थ टू इक्विटी देखा ही नहीं। तो यहाँ पे हम डेप्थ टू इक्विटी की बात करते हैं। तो डेप्थ टू इक्विटी यहाँ पे 12.4 है, जो इतने बड़े कंपनी के मामले में ये बहुत ही नॉमिनल है। तो इसका डेप्थ टू इक्विटी जीरो होना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डेप्थ नहीं होना ये बहुत अच्छी बात होती है। तो हमने यहाँ पे फिनेंशियल मैट्रिक्स में तीन चीज़ों को देखा: मार्केट कैप, स्टॉक पी और डेप्थ टू इक्विटी। तो यहाँ पे जो मार्केट कैप है ये थोड़ी सी कंसर्न की बात है, लेकिन जो इसकी स्टॉक पी है वो काफ़ी अच्छी है। अंडर वैल्यूड नहीं है लेकिन ओवर वैल्यूड भी नहीं है, तो ये जेन्युइन है। और डेप्थ टू इक्विटी 0.01 होना ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ से ये दिखता है कि कंपनी में जो भी ग्रोथ हो रही है वो इंटरनल एक्रूवल्स से हो रही है। तो अब हम फंडामेंटल ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, और वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम सीधे सीधे लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में आते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सितंबर मंथ है इसमें जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हाईएस्ट एवर है, और जो नेट प्रॉफिट है ये भी हाईएस्ट एवर है। तो किसी भी क्वार्टरली रिजल्ट में लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट का सबसे अच्छा होना ये बताता है कि इसमें मोमेंटम आ चुकी है। हमें यहाँ पे इंडिकेटर से कभी नहीं समझना है कि मोमेंटम आ रही है या नहीं, क्योंकि वो तो सप्लाई एंड बाई एंड सप्लाई से होती है, आई मीन सप्लाई एंड डिमांड से होती है। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट का अच्छा होना ये बताता है कि इसमें टर्न बैक भी आ सकता है और इसमें मोमेंटम भी आ सकता है। तो इसे हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम लोग मोमेंटम के लिए देखते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एनुअल स्टेटमेंट दिखाता है, एनुअल रिजल्ट्स दिखाता है। तो हम इसके सीधे सीधे TTM में आते हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ में। इसके सेल्स भी हम देखें तो हाईएस्ट एवर है। प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट एवर तो नहीं है, क्योंकि मार्च 2016, 17
और 18 में जो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा है। लेकिन अभी जो मार्जिन में थोड़ी कम हुई है उसका वजह है अभी डोमेस्टिक में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स लगातार बढ़ रहे हैं और इस वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इसके नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके जो एनुअल रिजल्ट थे वो भी काफ़ी सुपर्ब है और एनुअल रिजल्ट का हाईएस्ट एवर होना ये बताता है कि कंपनी में अब चार्ट पैटर्न में एक सपोर्ट बन सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ से मार्केट गिर भी सकती है क्योंकि ये छोटी कंपनी है। तो इसका गिरने से हमें ज़्यादा रिएक्ट नहीं करनी है क्योंकि जिस तेज़ी से गिरेगी उससे ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी भी रखती है। अब हम इसके तीसरे पार्ट में आते हैं, वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपनी के इंटरनल स्ट्रेंथ को बताता है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड में आते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल हम देख रहे हैं 2014-15 के बीच में थोड़ी सी जंप हुई है। तो ये जो जंप है ये बोनस इशू के कारण हुई है। उसके बाद से कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब है कि कंपनी ने कभी भी इक्विटी के थ्रू कैपिटल जुटाने की कोशिश नहीं की है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। अब हम रिजर्व्स की बात करते हैं। तो रिजर्व जो है इसके हाईएस्ट एवर है। तो ये बताता है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कुछ पार्ट ये ग्रोथ के लिए लगाती है अपना ये एक्सपेंशन के लिए और कुछ पार्ट ये रिजर्व्स के लिए रखती है। तो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट इसकी कितनी अच्छी है। और हम जब बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग इसकी कभी भी ज़्यादा नहीं थी। हाँ, 2015 में 100 करोड़ थे, उसके बाद इसकी बोरोइंग कभी ज़्यादा रही नहीं है। तो ये बताती है कि कंपनी एक्सपांसन के लिए कभी बोरोइंग नहीं करती, ये अपने इंटरनल एक्रूवल से ही एक्सपांसन करती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये बताते हैं कि इस कंपनी में सस्टेनेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। अब हम इसके एसेट साइड में आते हैं। तो एसेट साइड में हम देखते हैं कि इसकी जो फिक्स एसेट है वो ठीक ठाक है और CWIP है ये ज़्यादा नहीं है। इसका वजह है कि कंपनी नए नए सब्सिडरी ज़्यादा लॉन्च नहीं कर रही है। ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन से अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव कर रही है। तो बैलेंस शीट में हम देखें कि इसके रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, बोरोइंग ठीक ठाक है और फिक्स एसेट भी ओके ओके है। तो बैलेंस शीट से हम बोल सकते हैं कि इसकी काफ़ी सुपर तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक बैलेंस शीट गुड है। इसे हम अच्छा बैलेंस शीट बोल सकते हैं। तो अब हम इसके कैश फ्लो पे आते हैं। तो कैश फ्लो में सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को देखनी है और ये प्लस में होनी चाहिए। ये प्लस में है, इससे ये पता चलता है कि कंपनी की जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस है वो स्मूथली चल रही है। अब हम फाइनली आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के फाइनेंशियल एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें HNI नहीं है और ये 35% है। तो ये कंपनी क्या ख़राब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे FII और DII कम है, उसका वजह है कि छोटे छोटे कंपनियों में उन्हें ज़्यादा स्टेक लेने के लिए मनाही होती है। वो पूरा फ्रीली नहीं रह सकता, जैसे पब्लिक होते हैं और प्रोमोटर्स होते हैं, वो जितना चाहे एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन FII और DII में भी किसी और की मनी होती है, तो इसीलिए वो ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा स्टांस न्यूट्रल है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, क्योंकि लगभग लगभग ये न्यूट्रल है, इसमें ना बहुत ज़्यादा अप गई है ना डाउन गई है। तो हम यहाँ पे फाइनली देखते हैं कि कंपनी के मैट्रिक्सेस अच्छे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, एनुअल रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, बैलेंस शीट भी सुपर्ब है, कैश फ्लो भी अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है न्यूट्रल है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी फिनेंशियल एनालिसिस है वो काफ़ी अच्छी है और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो अब हमें यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट और फंडामेंटल ट्रेडिंग में भी डिफरेंस समझ में आती है। इन्वेस्टमेंट में हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इंटर करते हैं, जबकि फंडामेंटल ट्रेडिंग में हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में बाइंग जोन में इंटर करते हैं। और ये यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट में जहाँ हमें 15 से 20% की CAGR मिलती है, वही फंडामेंटल ट्रेडिंग में हमें 25 से 40% की CAGR मिलती है। और इसके बारे में मैंने डिटेल्स में अपना वीडियो में बताया है कि ये सब कैसे होती है। तो आप जाइए और पुराने वीडियो को चेक करिए। और बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हम फंडामेंटल ट्रेडिंग के फाइनल पार्ट में आते हैं और वो है चार्ट पैटर्न एनालिसिस। ब्रेकआउट ट्रेडिंग को चार्ट पैटर्न एनालिसिस से समझने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे साइकोलॉजिकली समझना। मैंने मास्टेक के वीडियो में डिटेल्स में बताया है कि चार्ट पैटर्न एनालिसिस कैसे करते हैं, तो मैंने साइकोलॉजिकल पॉइंट में डिटेल्स में डिस्कशन की है और यही वजह है कि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का साइकिल हम लोग 5 पार्ट में बांटते हैं और इसे हम साइकोलॉजिकली समझते हैं। पहला होता है प्राइस करेक्शन, दूसरा होता है टाइम करेक्शन, तीसरा होता है एक्यूमुलेशन प्लस प्राइस करेक्शन, चौथा होता है एक्यूमुलेशन प्लस माइनर करेक्शन और पांचवा होता है पंपिंग। और हमारी जो एंट्री होगी वो होगी एक्यूमुलेशन प्लस माइनर करेक्शन के बाद, जस्ट बिफोर पंपिंग, और यहाँ से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। अब हम tradingview.com में आते हैं और वहाँ पे इसके चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे मयूर यूनिकोटर का 1 डे कैंडलस्टिक पे चार्ट खोलते हैं और हम यहाँ पे समझते हैं कि इसमें कौन सी पैटर्न बन रही है। तो अब हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न बन रही है। तो मुझे यहाँ पे इसमें कर्व विथ हैंडल का पैटर्न दिख रहा है, जो मैं इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब भी हम लोग इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल के
टॉप से ड्रॉ करते हैं, क्लोजिंग प्राइस से। तो मैं यहाँ से इसमें ड्रॉ किया। अब मैं इसे छोटा करके देखता हूँ कि इसमें ब्रेकआउट आ रही है या नहीं। तो मुझे इसमें ब्रेकआउट दिख रही है, तो मैं इसमें चार्ट पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। चार्ट पैटर्न में मेरा ड्राइंग ऐसा होना चाहिए कि जिसमें इसका एरिथमेटिक मीन पे ये ड्रॉ हो, ना कि सारे कैंडल को हमको टच करना है, क्योंकि सारे कैंडल को टच करेंगे तो काफ़ी इराटिक और एबनॉर्मल बनेगी। तो मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी ड्रॉ करेंगे वो एरिथमेटिक होनी चाहिए, वो एग्जैक्ट नहीं होती है कभी भी, लेकिन एक रफली होती है जिसे हमें समझना ज़रूरी है। तो ये हुआ इसका कव विथ हैंडल पैटर्न। तो हम लोग इसको अब जूम आउट करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे चुकी है। जो पहला कैंडल है ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर है, दूसरा है जो ये भी ग्रीन है। लेकिन चूंकि इस दिन हो सकता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या हो किसी को नहीं पता, लेकिन कई बार अगर ये थोड़ी सी रेड भी होती है और मार्केट बहुत बुरी तरह पीटा होता है, तो तब भी हम इसे ब्रेकआउट ही समझेंगे। तो अगर हम इसे ब्रेकआउट ना भी समझें कि यहाँ पे जो सेकंड कैंडल स्टिक है वो डोजी है, तो अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं। दूसरे जो माइनर करेक्शन के बाद जहाँ हमारी एंट्री होनी चाहिए वो है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कैंडल स्टिक है वो यहाँ भी मतलब बीच में एक रेड है, तो हम लोग इसे भी इग्नोर करते हैं। लेकिन हम इस जगह पे देखते हैं तो यहाँ पे जो है ये लगातार 2 दिन यहाँ पे ग्रीन है। तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में कितनी भी गिरावट हो ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ रही है। और चूंकि कंपनी, मुझे लगता है यहाँ पे कि चार्ट पैटर्न वाइज यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुकी है। तो जब इस चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, तो अब हमें यहाँ पे एग्जिट पॉइंट ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब हम इसके एग्जिट पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। एग्जिट पॉइंट जो होगा ये हमारा आ रहा है 826। और जो करंट मार्केट प्राइस से जो इसमें है पोटेंशियल गेन वो करीब करीब 26% की आ रही है। तो ये जो पोटेंशियल गेन 26% है, अगर ये 1 साल में भी अचीव हो जाए तो ये रिटर्न काफ़ी अच्छा है। और अगर यहाँ से जो स्टॉक है वो 15-20% नीचे रिएक्ट भी कर जाती है, गिर भी जाती है, तो ये कंसर्न की बात नहीं होगी, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियाँ उसमें रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छी है। फिनेंशियली भी हमने देखा कि कंपनी कितनी मजबूत है। और चार्ट पैटर्न एनालिसिस में हमने देखा कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है और इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल गेन भी है। जब सारी चीज़ें अच्छी और यहाँ से स्टॉक नीचे करेक्ट भी करता जाती है, तो ये कोई कंसर्न की बात नहीं, हमें डर के यहाँ बेचना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे तो मार्केट में हम कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हर एक वीक एक नया स्टॉक के साथ नया वीडियो बनाया करूँगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और सिर्फ उन्हीं लोगों को शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में लंबे टाइम तक टिक कर पैसा कमाना चाहते हैं। उन लोगों को शेयर ना करें जो बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जिस स्टॉक की हमने चर्चा की उसमें मेरा कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और कभी भी किसी भी स्टॉक में हमें अपना पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। थैंक यू।